ये टॉपिक लास्ट में हमने करा था, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, एक बार डायग्राम भी बना रहा हूँ, उसका आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम था, ये इसका सेंटर, इसका जो रेडियस था, इसके रेडियस को मैंने ले लिया था ए। यहाँ से जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट को हमने ले लिया था पी। ये वाला डिस्टेंस आर था, यहाँ पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट डी लिया था, और यहाँ से जो ये वाला था डिस्टेंस वेक्टर, इसको हमने लिया था ऐसा। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट पर निकाल रहा था, फिर हमने ये देखा था कि ये वाला एंगल फाई है, ये 90 डिग्री था, इधर मैग्नेटिक फील्ड था डी, तो ये भी फाई बन गया था एंगल। तो ये वाला जो है ये हो गया था डी बी कॉस फाई, ये हो गया था डी बी साइन फाई। ऐसे ही हमने नीचे वाली साइड से भी ऐसे ही लिया था, ये वाला नीचे की तरफ डी बी कॉस फाई, और ये आपका डी बी। इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया था। ठीक है, हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े इसलिए डायग्राम बना लिया हमने। अच्छा, लास्ट में जो हमने डिराइव करा था दैट वाज B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर इसको वेक्टर कह देते हैं, ऐसे वेक्टर कह देते हैं, तो मैं ही देख रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पर है, एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया था आई कह, ये कह दिया इसकी डायरेक्शन बताने के लिए। तो ये हमने पेज नंबर 12 पर, पेज नंबर 12 पर फिर लास्ट में ये लिखवाया था हमने स्पेशल केसेस पर। हमने स्पेशल केसेस से जस्ट एक लाइन ऊपर, स्पेशल केसेस से जस्ट एक लाइन ऊपर, तो इसमें था इफ़ द कॉइल कंसिस्ट ऑफ एन टर्न्स, अगर कॉइल में कैपिटल एन टर्न्स हैं तो फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। अगर सिंगल टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड इतना है, अगर एन टर्न्स हैं तो उसमें बस एन और मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। अब आ जाइए स्पेशल केसेस पर, तो यहाँ से फिर मुझे आगे कंटिन्यू करना है। हो सकता है इसकी डायग्राम की जरूरत पड़े इसलिए बना लिया। तो जो स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट केस में देखिएगा क्या है, वो बोल रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द लूप। एट द सेंटर ऑफ द लूप मतलब अगर मैं इस लूप के सेंटर पर ही मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूँगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, पॉइंट पी पर, मैं पॉइंट पी पर कर रहा हूँ। तो पॉइंट पी सेंटर से कितनी दूरी पर है, आर डिस्टेंस पर। मैं कहूँ कि नहीं, मैं तो सेंटर पर ही कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब फिर ये आर जो है ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एट द सेंटर ऑफ द लूप हमने आर इज इक्वल टू जीरो ले लिया। आप कहोगे लूप के सेंटर पर तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पहले डेरिवेशन कर चुके हैं लूप के सेंटर पर, हम जानते हैं कि हाँ कर चुके हैं। तो इस फॉर्मूले को वहाँ लगा कर देखेंगे, सेम आना चाहिए जो हमने वहाँ करे था। क्या आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, देख लो एक बार यहाँ पर क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ द लूप का मतलब आर की वैल्यू जीरो होगी। तो बेटा यहाँ आर की वैल्यू जीरो डाल देना, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर हटा दूँगा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो 2 अपॉन आर स्क्वायर तो हो गया कितना, 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 0, और ए स्क्वायर की पावर 3/2 रह जाएगा बस। तो पावर की जब पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो गया, हाँ, ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 3/2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 2 कर दिया, ए क्यूब बचा नीचे, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, 2a क्यूब तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो वही आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। वहाँ पर हमने जो डिस्टेंस लिया था वो कितना लिया था, वो हमने जो रेडियस लिया था वहाँ पर r लिया था, यहाँ पर रेडियस a लिया, इस वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2a आ गया। तो ये तो हमारा पहला केस हो गया, क्लियर है इतना। अच्छा, अब इसके बाद अब आप आ जाइए केस सेकंड पर। अच्छा, एक काम इन्होंने और कर रखा है इसी में, केस फर्स्ट में, कि हमने ये कहा कि ये तो सिंगल लूप के लिए हो गया, अगर n टर्न्स हैं तो वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। अब अगर इसमें मैं एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप वो मल्टीप्लाई कर दूँ ऐसे,
सर्कुलर लूप का एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। तो सिर्फ मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो पाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और बेटा पाई ए स्क्वायर से डिवाइड भी कर दो। तो 2a है तो पाई ए स्क्वायर से नीचे भी मल्टीप्लाई करना। तो पाई ए स्क्वायर क्या हो गया, कैपिटल ए है ना। तो b इज इक्वल टू हो गया कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है, एरिया ऑफ द लूप अपॉन 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब। ये कर रखा है कि अगर मान लीजिए कहीं किसी क्वेश्चन में हमको एरिया ऑफ द लूप भी दे रखा है तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो म्यू नॉट एन आई ए अपॉन 2 पाई ए क्यूब। अब देखिएगा केस नंबर सेकंड। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में बोल रहे हैं एट द एक्सियल पॉइंट्स लाइंग फार अवे फ्रॉम द कॉइल। एक्सियल पॉइंट क्या होता है कि जो भी इस ये जो सर्कुलर कॉइल है इसकी एक्सेस पर लाई करे। तो एक्सेस तो यही है ना, जो सेंटर से होकर गुजर रही है वो उसकी एक्सेस है। एक्सेस क्या होती है किसी भी फिगर की कि जो उसके सेंटर से होकर गुजरे, दैट इज कॉल्ड इट्स एक्सेस। तो वो कह रहे हैं कि एक्सेस पर एक ऐसा पॉइंट दैट इज लाइंग फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। तो फार अवे का मतलब क्या है कि जो आर है ये इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि इसके सामने इसका जो रेडियस है तो मतलब ए जो है वो ना के बराबर हो गया। तो फार अवे पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। समझे, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तो अब इन्होंने बोला कि जब आर ए से बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर ये और भी बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से। ठीक है, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से बहुत बड़ा है तो उसका स्क्वायर उसके स्क्वायर से और भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू आर स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर इतना छोटा है दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, उसको जीरो के बराबर मान लिया, तो बहुत छोटा है आर स्क्वायर के सामने। ठीक है, तो ये हमारा आर स्क्वायर हो गया। तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई क्या था ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 ये था ना। अब ये जो आर स्क्वायर है इसको लगभग लगभग जीरो के बराबर मान लो। तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो जाएगा आर क्यूब। तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। और फिर इस केस में तो वही हमने करा कि अगर मान लीजिए हमको एरिया दे रखा है, सर्कुलर लूप का एरिया दे रखा है, तो करना चाहें तो कैसे करेंगे भाई, एरिया इसमें इंक्लूड करना है इस फॉर्मूले में। तो कैसे करेंगे, अब आपके पास ऑलरेडी अब ए स्क्वायर है। पहले क्या था कि जो ऊपर वाला ए स्क्वायर था वो कट गया था नीचे वाले ए क्यूब से। तो अब क्या करेंगे, अब सिर्फ पाई से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। तो पाई ए स्क्वायर मतलब पाई आप ऊपर ले आए तो पाई भी नीचे ले आओ, 2 पाई आर क्यूब। और जो पाई ए स्क्वायर है ये एरिया ऑफ द लूप के बराबर है। तो म्यू नॉट एन आई ए अपॉन 2 पाई आर क्यूब, म्यू नॉट एन आई ए अपॉन 2 पाई आर क्यूब। ये हमारा हुआ केस नंबर सेकंड। ठीक है, उसके बाद केस नंबर थर्ड देखिएगा। एट एन एक्सियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। मतलब अब आपको एक्सियल पॉइंट कुछ ऐसा लेना है, मतलब ये जो आर है ये कुछ ऐसा लेना है कि ये ए के बराबर ही हो, है ना, ऐसा लेना। तो केस थर्ड में देखिए क्या हुआ, आर इज इक्वल टू ए, तो बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर की जगह पर भी है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया
2a स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या होगा, ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni a स्क्वायर, ये तो 2 हो गया, और ये जो 2 है 2 की पावर 3/2, और a स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, a क्यूब। ठीक है, अब क्या करिए, एक a स्क्वायर से इसको काट दीजिए तो नीचे केवल a बचा। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अब ऊपर क्या बचा हमारे पास, b इज इक्वल टू नॉट एन आई, ये 2 की पावर 3/2 है, ये 2 की पावर 1 है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर क्या हो गया 5/2 और a म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 की पावर 5/2 इंटू a। तो ये हमारे तीनों केसेस हो गए। ठीक है, क्लियर है जी? आगे चलें। उसके बाद देखिएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है कि जब भी कभी हम ये कहते हैं ना, ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ये किस तरह से दिया है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई लूप है, मैं ये बता दूँगा, ये वही वाली चीज़ है जो मैं ना एक बार पहले भी बता चुका था कि हमने देखा मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। तो वो जिस तरह से करंट पर काम करता है उसी तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड पर भी काम करता है। देखिएगा जरा, हमने ये देखा था कि अगर कोई वायर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में करंट फ्लो कर रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमने ऐसे सोचा कि हमने वायर को ऐसे पकड़ रखा है कि हमारा थंब जो है इट इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो हमारी जो फिंगर्स इस तरह से जो घूम रही है ना, स्वेल्ड कर रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी। ऐसे ऐसे तो कॉन्सेंट्रिक लूप्स बन जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है दिस डायरेक्शन इज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अब उल्टा देख लो, ये दे रखा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या है कि इसमें ना करंट का लूप बन रहा है, मतलब करंट जो है करंट स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं करेगा। क्यों? और मैं ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो करंट है वो इस तरीके से घूम रहा है, लूप में घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एक लूप की वजह से तो अभी डिस्कस करा हमने उसके स्पेशल केसेस। तो आप ये देखिएगा कि मैंने ये माना एक लूप ऐसे है, एक लूप ऐसे है, ये ये करंट का डायरेक्शन है। करंट इस तरह से अब करंट लूप में घूम रहा है, पहले करंट क्या था स्ट्रेट लाइन में था, अब करंट लूप में। तो हम ये कहेंगे कि जब करंट इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, देख लीजिए ये ऐसे ही तो जा रहा है इस तरीके से, यहाँ से ऐसे गया तो पीछे ऐसे, यहाँ से ऐसे गया तो पीछे ऐसे, तो करंट ऐसे घूम रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा स्ट्रेट। अब मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर से अगर मैं देखूँ तो ऐसे स्ट्रेट लाइन निकल जाएगी, ये जो सेंटर से निकलने वाली लाइन है ये ऐसे है। अच्छा, मैंने ऊपर एम और नीचे एस दिखा रखा है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जाती हैं तो वो ऐसा लगती, तो वो निकलती कहाँ से है ना, नॉर्थ पोल से निकलती हैं। ठीक है, और वापस जो आती हैं वो आती हैं कहाँ पर, साउथ पोल में वापस आती हैं। हम ये जानते हैं कि अगर कोई मैग्नेट है ना, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल के साउथ में आती है। ठीक, तो अब क्या है कि इसमें मैंने इसको ऐसे जाते हुए और इसको ऐसे क्यों दिखाया, इसका मतलब क्या है कि जो ये निकल रही है यहाँ से, तो निकलती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से और आती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स साउथ में। तो आप ये कहेंगे अरे तो स्ट्रेट लाइन है, कहाँ से आ रही है, तो हम ये कहेंगे स्ट्रेट लाइन है तो ये इन्फिनिटी पर जाकर कहीं लूप बना रही होगी और वहाँ से आ रही होगी। ठीक है, अब हम ये कहेंगे ये तो सेंटर में हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इसके आजू बाजू का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे, इसके बराबर वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। इसके बराबर वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, फिर और बराबर वाली और ज़्यादा कर्व्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी पीछे हम ऐसे एरो दिखाएंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ये जा रहा है और आगे न जाने कहाँ, मैं तो बोर्ड बहुत छोटा बनाया, बोर्ड बहुत छोटा है, तो आगे न जाने कहाँ से उसका लूप कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ से ऐसे वापस आ रही है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स
ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। फिर हम ये कहेंगे धीरे 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 जैसे जैसे दूर जाता जाएगा तो फिर जो ये मैग्नेटिक लूप है वो ऐसा बनता जाएगा कि मुझे दिखाई देगा। तो आप देखिए कि कॉर्नर्स पर हमने देखा एक मैग्नेटिक लूप ऐसे बन गया, एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का लूप ऐसे बन गया। तो ये छोटे हैं क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, जो इंटेंसिटी है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। समझ गए? तो ये वही वाली कहानी है कि करंट अगर सीधी लाइन में जा रहा है तो भाई मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा। करंट अगर घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बीच में से तो सीधी लाइन में जाएगा लेकिन आजू बाजू से वो भी घूमना शुरू करेगा। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद फिर एक ये चीज़ बताइए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर डिटरमिन्ड बाय क्लॉक फेज रूल। क्लॉक फेज रूल ये वही है जो 10th क्लास में करा था। इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम कर लेंगे। फिलहाल बस ये है कि वैसे सोलेनॉइड में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करूँगा, उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो सोलेनॉइड ही है। तो सोलेनॉइड में हम ये देखते हैं, सोलेनॉइड क्या है कि एक स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर को आपने गोल 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 ट्विस्टेड केबल बना दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ये मैं बना रहा हूँ करंट का डायरेक्शन। और करंट का डायरेक्शन कैसे बनाया? इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल। तो भैया मुझे मालूम है पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव में करंट आता है। तो पॉजिटिव से ऐसे निकला, ऐसे गया पहले छल्ले में, दूसरे छल्ले में, तीसरे छल्ले में, तो हर एक रिंग में ऐसे 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 घूमता हुआ चला गया। मैं इधर खड़ा होकर देखूंगा तो मुझे ये क्लॉकवाइज जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, क्लॉकवाइज जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर मैं इसी को ऐसे पलट कर देखूंगा तो मेरे को ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो हम इसको इस तरह से याद कर देते हैं। कोई आपसे 17th पेज पे है नहीं, हाँ आगे का जो बोल रहा हूँ मैं सोलेनॉइड वाला 17 पेज पर है। मैं तो क्लॉक फेज रूल की बात कर रहा हूँ। अभी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो लिखा है पेज नंबर आई थिंक 13 है ना। हाँ 13 पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसके नीचे देखिए क्लॉक फेज रूल। तो क्लॉक फेज रूल मुझे तो बेकार लगता है। हमें बस डायरेक्शन ही तो डिटरमिन करनी है, हमें बस पोल ही तो डिटरमिन करना है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। तो हम ऐसे याद कर लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मैं बोलता हूँ एंटी क्लॉकवाइज तो मेरे मुंह से पहले क्या निकलता है? एन। तो एन का मतलब नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ। ठीक है, अब क्या बचा? एंटी क्लॉकवाइज के अलावा तो क्लॉकवाइज ही बचता है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ है तो क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या है? ऐसे देखूंगा तो ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब साउथ, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर से अगर देखेंगे तो मुझे वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ठीक है, तो नॉर्थ। तो ऐसे में अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पूछी जाएगी सीधा में नॉर्थ से निकलेगी साउथ में आएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में आएगी, बना देना लूप्स। ठीक है, मैं सोलेनॉइड में इसको डिटेल में करूँगा। तो क्लॉक फेज रूल लिख दिया है इसमें, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी, हम बस ऐसे याद रख लेते हैं कि जहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो एन जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो एन पहले बोल रहे हैं मुझसे निकल रहे हैं तो एन मतलब नॉर्थ। चलिए जी, अब आप आ जाइए थोड़ा आगे चलें, पेज नंबर 14 पर आइए। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो है वो सेंटर से अगर किसी लूप है, ये लूप है ये जिसमें ये करंट फ्लो कर रहा है ना, तो ये वायर है, ये वाला तो वायर है ये जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो दो लूप्स ले लिए मैंने, जो मैंने डेरिवेशन करा है वो सिंगल लूप के लिए करा है। उसके बाद मैंने कह दिया कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है ना लूप में, फिर छल्ले पर छल्ले बने हुए हैं वायर के और उसमें करंट पर करंट फ्लो करता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर आपके जितने रिंग्स हैं ना, जितने लूप्स हैं, बस वो n मल्टीप्लाई कर देना है उसमें फाइनल डेरिवेशन में, फाइनल फॉर्मूले में। अब देखो तो भाई बीच में से तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल सीधा जा रहा है, बीच में से तो बिल्कुल सीधा जाएगा और होगा भी मैक्सिमम, होगा भी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बीच वाली इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि वो इन्फिनिटी से घूमकर लूप बनाकर आ रही है, बहुत बड़ी लाइन है। ठीक है, और फिर जैसी लाइन इधर है वैसी ही सिमेट्रिकल लाइन इधर है, जैसी लाइन इधर है वैसी ही सिमेट्रिकल लाइन इधर है। तो इसका मतलब सेंटर में तो मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक फील्ड, इधर इस तरह से घटेगा और इधर इस तरह से घटेगा। तो ग्राफ इसका सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस होगी, समझ गए? तो यही ग्राफ है इसका। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लिखा हुआ है डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपका, डिस्टेंस कैसा आ गया? डिस्टेंस का मतलब सीधा बात है
कि भाई यहाँ पर करंट लूप था, आप उस लूप से जितना 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 दूर 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 जाते चले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम 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 होता चला जाएगा। तो यहाँ मैक्सिमम था बिल्कुल लूप के सेंटर से जो गुजर रहा है, ये लूप का सेंटर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल मैक्सिमम था, फिर कम 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 होता चला गया, लगभग घटता ही घटता सा चला गया। तो जिस तरह से जिस तरीके से यहाँ घटेगा उसी तरीके से यहाँ घटेगा सिमेट्रिकली। समझ गए? ठीक है जी। चलिए जी, अब आप आ जाइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लिखा हुआ है नोटबुक में। सोलोनॉइड की सेम केस होगा, मैं आऊँगा कि सोलोनॉइड में तब भी ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, चलिए जी। अवंतिका क्लियर है? ओके ओके। Question है a circular coil having 100 turns of wire of radius nearly 20 centimeter each lies on the xy plane with its center at the origin of coordinates. A circular coil having 100 turns of wire. तो मुझे 100 टर्न नहीं बनाने हैं, मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका, मुझे 100 टर्न नहीं बनाने हैं। मैं क्या करूँगा, 1 टर्न बनाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड जो भी आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम ऐसे करेंगे कि मैंने एक ऐसे लूप बना लिया इस तरीके से, और ये बोल रहे हैं a circular coil having 100 turns of wire of radius nearly 20 centimeter each। मतलब जो रेडियस है, रेडियस इसका कितना है, 20 सेंटीमीटर। रेडियस को मैं क्या लेता हूँ बेटा, a हो गया 20 सेंटीमीटर। lies in the xy plane, lies in the xy plane with its center at the origin of coordinates। तो ये xy plane में लाई कर रहा है, तो xy plane में जो रिंग है वो किस तरीके से बन रहा है कि ये इसमें आप समझ लीजिए कि करंट ऐसे आ रहा है, इस तरीके से करंट इसमें घूम रहा है। मैंने करंट को ऐसे दिखा दिया, ऐसे। ठीक है, तो ये जो रिंग है एक्चुअल में तो ये सर्कल तो ऐसा सीधा है, सर्कुलर लूप तो ऐसा सीधा है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तो करंट ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ। तो जो चीज़ बाहर की तरफ आ रही है, जो चीज़ बाहर की तरफ आ रही है उसको ऐसे बोल दो, और इसको बोल दो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो चीज़ वर्टिकल है, ऊपर की तरफ है, इसको बोल दो पॉजिटिव वाई एक्सिस। सुनिए, अब ये कहते हैं कि जब भी कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है तो मैं ये कहता हूँ कि एक तो वर्टिकल एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और एक फ्रंट एक्सिस है। फ्रंट एक्सिस जो बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, इस बार मैंने क्या करा, इस बार मैंने x को फ्रंट की तरफ मान लिया, y को ऊपर की तरफ मान लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सर्कुलर कॉइल है इट इज लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। मतलब x क्या हो गया, x तो हो गया ये आगे वाला जो डिस्टेंस है इसका, है ना, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन बोलेंगे ऐसे कि भाई ये वाला जो डिस्टेंस है ये x है और ये वाला डिस्टेंस y है, तो ऐसे ना करके अब इसको ऐसे कर दिया, तो फ्रंट वाला डिस्टेंस अब x है और ऊपर वाला डिस्टेंस y है। हाँ, ऊपर की तरफ बना दिया मैंने y का और x का आगे की तरफ बना दिया। मतलब टेढ़ा बनाऊंगा ना मैं, आगे तो दिखा नहीं सकता आपको। समझ गए? तो ये जो है ये इस तरीके से, ये सर्कल है, ये ओवल शेप नहीं है, सर्कल है, ये सर्कुलर लूप है, इसको मैंने ऐसे दिखाया। तो इट इज लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। अभी क्लियर? अभी क्लियर? ठीक है। और इसका सेंटर जो है ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन क्या होता है 0 0 0, तो भाई यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0 0 0, ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है। समझ गए? एक्स वाई प्लेन पे है भाई, तो सर जेड एक्सिस में लिख लीजिए। एक्स प्लेन तो ये वाला और वाई वाला, मैंने ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, खुद सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक हैंकी है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पर। अब ये कहा जाता है कि इट इज लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन, इज लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। तो बेटा ये वाला जो एक्सेस हो गया ये एक्स एक्सेस हो गया, और ये वाली जो एक्सेस है ये वाई एक्सेस हो गई। मतलब वर्टिकल एक्सेस वाई एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस एक्स एक्सेस। अब सर्कल जो है, सर्कल को ऐसे ना रखकर, जैसे ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे ना रखकर इसको ऐसे रख दिया,
ऐसे, इसको ऐसे रख दिया। अब जब इसको ऐसे रखेंगे तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस थी वो ऐसे आ गई ना, फ्रंट एक्सेस हो गई ना, तो इसलिए ये टेढ़ी लाइन बनाई है, क्योंकि मैं ऐसे फ्रंट में दिखा नहीं सकता एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस तो ऐसे फ्रंट में हो गई, ठीक है। और वाई एक्सेस का कुछ बिगड़ा गया, फिर से देखो एक बार, ये एक्स एक्सेस ऐसे थी और वर्टिकल वाई एक्सेस ऐसे थी, ठीक है, तो फिर ठीक है पक्का। अच्छा, तो ये एक्स एक्सेस ऐसे थी और वाई एक्सेस ऐसे थी, तो भाई वाई एक्सेस में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, वाई एक्सेस तो ऐसे ही रही वर्टिकल, और एक्स एक्सेस ऐसे आ गई फ्रंट की तरफ, तो फिर जेड कहाँ होगी, इस तरफ, हॉरिजॉन्टल वाली मैंने जानबूझ कर छोड़ी है। आप बताओ सर, ये वाला पॉइंट तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगी है तो जेड एक्सिस का है, जो ये 0 0 20√3 दे रखा है, यस मैं अभी आ रहा हूँ उसी चीज़ पर। इन्होंने बोला कि ये जो हमारा सर्कुलर ट्यूब है ये XY प्लेन में है, तो मैंने X को मान लिया फ्रंट वाला और Y को मान लिया ऐसे वाला, क्योंकि सर्कल ओरिजिनली ऐसे था, हमने उसको ऐसे रखा है। तो जो उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी बेटा वो ऐसे आ गई आगे की तरफ, और वर्टिकल एक्सिस ऊपर चली गई। अभी क्लियर? हाँ अच्छा, अवंतिका क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अब z एक्सिस तो यहाँ है ना, फिर z एक्सिस तो यहाँ पर है, तो वही उन्होंने बोला है विद इट्स सेंटर प्लेट, जो कॉइल है उसका सेंटर कहाँ पर है, एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 0 0 20√3। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, 0 0 20√3, यानी कि x 0 y 0 20√3 का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज एट द z एक्सिस। तो ये वाला पॉइंट जो P है, दिस पॉइंट इज गिवन एज 0 0 20√3, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू दे रखी है, z वाली वैल्यू, इसका मतलब ओरिजिन, ये इधर ओरिजिन पर z की वैल्यू क्या है 0, इस पॉइंट पर z की वैल्यू क्या है 20√3। बेटा यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला डिस्टेंस विच वी कॉल एज r, जिसको हम r बोलते थे उस डेरिवेशन में देखना, तो ये r कितना हो गया 20√3, और कुछ दे रखा है या मीटर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20√3 सेंटीमीटर। ये मेरे पास हो गया r, ये मेरे पास हो गया a 20 सेंटीमीटर। अब लिखिएगा, अगर डायग्राम अगर क्लियर है तो फिर मैं कहूँगा r इज इक्वल टू 20√3 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये तो काउंटिंग है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 100 टर्न्स। वो बोल रहे हैं फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 2/pi एम्पीयर। तो करंट कितना दे रखा है 2/pi एम्पीयर। मिल गई सारी चीजें। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा म्यू नॉट NIA स्क्वायर, म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। म्यू नॉट को क्या लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है। कैपिटल N कितना है, इट इज 100, आई कितना है, इट इज 2/pi, ठीक है। और ए कितना है, ए 20 है, तो 20, ये पता है क्या करो इसको, ये जैसे 20 सेंटीमीटर है ना, इसको बेटा मीटर में कन्वर्ट करो, 20/100 0.2 मीटर, 20√3/100, तो इट विल बिकम 0.2√3 मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर होती है। कर लिया कन्वर्ट, तो ये क्या हो गया 0.2 का स्क्वायर अपॉन में 2 है, और फिर r स्क्वायर मतलब 0.2√3 का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर, और टोटल पावर कितनी हो गई 3/2। उसके बाद देखिएगा 0.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.04, और बेटा पाई से तो पाई काट दो, ठीक है। 4 2 8, और ये 100 है, 100 का मतलब क्या हो गया 10 की, या 100 अभी छोड़ो,
4 2 8 हो गया, न्यूमरेटर में 4 2 8 इंटू 10 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.04। 0.04 का मतलब क्या हुआ, पॉइंट गया तो नीचे 100 आ गया, ठीक है। और अब डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो 2 0.2 √3 का स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर हो गया 0.04, √3 का स्क्वायर इज 3, 0.2 का स्क्वायर अगेन, या एक काम करें, ऐसे मत करो, ये है 0.2 का स्क्वायर, ऐसे लिखो 0.2 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर को लिखो 3 प्लस इसको 0.2 का स्क्वायर लिखो। समझ गए मेरी बात, समझ गए मैंने क्या करा भाई, 0.2 के स्क्वायर को मैंने 0.2 का स्क्वायर लिखा, √3 के स्क्वायर को मैंने 3 लिख दिया। अभी इस ब्रैकेट के अंदर ही 0.2 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, यहाँ पर 100 से 100 कट गया, 4 8 जा 32 इंटू 10 की पावर -7, ये तो न्यूमरेटर में हुआ, डिनोमिनेटर में 2 है, ब्रैकेट के अंदर ही मैंने 0.2 का स्क्वायर ले लिया कॉमन, बेटा यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ क्या बचा 1 और पावर है 3/2, तो अच्छा इस 2 से इसको काट दो, 2 16 जा 32, 16 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन, अब ये क्या बचा 0.2 का स्क्वायर इंटू 3 + 1 है 4, 4 क्या हो गया 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, समझ गए। अब स्क्वायर की पावर 3/2 तो 2 से 2 कट जाएगा, 0.2 का क्यूब हो गया, 0.2 का क्यूब हो गया, ऐसे ही 2 का स्क्वायर है उसकी पावर 3/2 तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 का क्यूब हो गया, ठीक है। तो b = 16 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 0.2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, ठीक है। थोड़ा और करते हैं सिंप्लीफाई, 16 इंटू 10 की पावर -7, 0.2 का क्यूब का मतलब क्या है कि 2 का क्यूब अपॉन 10 का क्यूब और ये 2 का क्यूब है, बता दो इतना क्लियर है। 0.2 को क्या बोलेंगे 2 अपॉन 10, तो 2 अपॉन 10 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब अपॉन 10 का क्यूब। b = अब ये जो 10 का क्यूब है सर 2 का क्यूब करके 16, ये 10 का क्यूब ऊपर चला जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर -7, ये ऊपर जाकर ना मल्टीप्लाई होगा सीधा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, तो 10 की पावर -7 + 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, इसको लिख दो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, ताकि इससे ये कट जाए, ठीक है। अब ये बचा मेरे पास 1/4, 1/4 को बोल दो 0.25 इंटू 10 की पावर -4, ऐसा कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 क्या हो गया 2 की पावर 6, उसको तोड़कर लिख लिया 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है, 16 से 6 आपको जैसे लगे, मैंने तो शॉर्टकट मार दिए काफ़ी सारे, आपको जैसे ठीक लगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली डिवाइड करो, रिजल्ट यही है 0.25 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने 0.25 को क्या करा, इन्होंने ये कर दिया, जो रिजल्ट में माइक्रो टेस्ला लिखा हुआ न्यू टी लिखा हुआ, वो क्या है, ये पॉइंट गया तो नीचे 100 आ गया, 100 आ गया, 100 मतलब 10 की पावर 2, ऊपर आकर 10 की पावर -2, तो ये बन जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। -6 अगर कहीं पर भी है दैट इज माइक्रो, तो 25 माइक्रो टेस्ला, समझ गए। सर ठीक होगी 10 की पावर -12। पानी मैंने भी रखा था इधर, है क्या देखना बॉटल आसपास, नहीं, चलिए मैं देखता हूँ। चलिए जी अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये वाला समझ गया ना सभी, क्या भैया बता दो, अरे बोलो नहीं, भाई समझा दो।
बेटा ऑसिलेशन वाला हाल नहीं होना चाहिए, इस बार याद रखना बस। तो डांट तो नहीं पड़ी जाता आज घर पे? ये आदत हो गई है। ये मिटा रहा हूँ मैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई अगले क्वेश्चन में क्या है, टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स L1 एंड L2। टू कोएक्सियल का मतलब क्या है कि ऐसे लूप्स हैं जिनकी एक्सेस सेम है, जिनकी एक्सेस सेम है, मतलब सेम एक्सेस पर दो लूप पिरोए हुए हैं, है ना, ऐसे समझने का। और फिगर भी दे रखी है इसमें, मैं पहले फिगर बनाता हूँ, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है बिल्कुल वैसी फिगर बना लेते हैं। तो सर्कल को ऐसे सीधा देखकर सीधे सर्कल को ऐसे टेढ़ा समझना पड़ रहा है, उसको और टेढ़ा कर रखा है इन्होंने, फिगर ऐसी दे रखी है, ठीक है। ये एक बार ना 2008 में, मैं इसमें लिखना भूल गया, 2008 में एक बार स्पेशल एग्जाम हुआ था, बच्चों ने प्रोटेस्ट कर दिया था CBSE कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। तो स्पेशल एग्जाम हुआ, स्पेशल एग्जाम में चिढ़ गए थे CBSE वाले, उनको 2-3 एग्जाम दोबारा करवाने पड़े थे। तो स्पेशल एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन है, तो उसमें उन्होंने और टफ बना कर दिया था, बच्चों ने बेचारों ने चुपचाप दे दिया पेपर। तो ये उसका क्वेश्चन है, ये वाला लूप जो है ये थोड़ा सा बड़ा बना रखा है, तो दोनों का जो सेंट्रल पॉइंट है ना वो सेम है, ठीक है। अब आप इसको टेढ़े जो लूप है इसको देखकर विचलित होने की जरूरत नहीं है, ये वही है जैसे हमने अभी पढ़ा था। तो पहला जो लूप है इसको इन्होंने बोल दिया, नाम दे दिया लूप 1 का, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा दैट इज 1 एम्पियर, I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो ये ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है, तो कुल मिलाकर वही वाली कहानी जो हमने पढ़ी है कि सामने की तरफ ऐसे आता है करंट। अब जो इसमें ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है O, और ये जो पहला वाला लूप है ना इसका जो रेडियस है दैट इज 3 सेंटीमीटर, और जो दूसरा वाला लूप है इसका जो रेडियस है इट इज 4 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर ये दे रखा है। फिर ये बोल रहे हैं कि इस लूप के सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर, और ये वाला जो लूप है इसके पॉइंट बोल दीजिए, इसके सेंटर से ये वाला डिस्टेंस जो है दिस इज 3 सेंटीमीटर। ये तो क्वेश्चन क्या है। अब देखिएगा भाई क्या है, टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स L1 and L2 of radii 3 cm and 4 cm are placed as shown. What should be the magnitude and direction of the current in the loop L2 so that the net magnetic field at the point 0 at the point O be 0, ठीक है, at the point O be 0। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि ये यहाँ पर इस तरीके से ये फ्लो कर रहा है, तो ये ऐसे फ्लो कर रहा है, समझ रहे हैं भाई। लूप ये इस तरीके से रखा हुआ है तो इसमें करंट फ्लो करते हुए ऐसे आ रहा है, ये दिख रहा है ना, सामने की तरफ आ रहा है। तो जरा देखो मेरा हाथ, ये ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो थंब कहाँ है, इस तरफ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अभी वो बोल रहे हैं कि इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो 0 होना चाहिए। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई इधर मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 चाहिए मेरे को, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें, वो दोनों बराबर हो, दोनों का एडिशन 0 हो या दोनों इक्वल हो, या दोनों इक्वल हो, एक ही बात है। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये तो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये वाला जो है इसमें भी करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे। करंट कहाँ जा रहा है, अंदर, करंट अंदर जा रहा है, तो थंब कहाँ दिखा रहा है, इशारा कर रहा है इस तरफ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट लिखिएगा, क्या पूछ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट
in loop L2 will be opposite to that of लूप L1। तो लूप L2 में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो लूप L1 का अपोजिट होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो दोनों ऐसे एक दूसरे से टकराएंगे, V1 और V2। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट O due to loop L1 is equal to magnetic field at O due to loop L2। तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो कैंसिल कर देंगे दोनों को, तभी यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे भाई, लूप तो एक ही है, तो n की वैल्यू तो 1 हो गई, तो फॉर्मूला लगाओ U नॉट I1, इसके करंट को I1 बोला तो बेटा इसके करंट को I2 बोल दो। U नॉट IA स्क्वायर होता है, तो U नॉट I1 A1 स्क्वायर, A1 क्या है इसका रेडियस 3, U नॉट I1 A1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू, अब इसकी बात करेंगे तो इसमें फ्लो करने वाला करंट इज I2, म्यू नॉट I2 A2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया। तो भाई म्यू नॉट से म्यू नॉट खत्म, 2 से 2 खत्म। यहाँ लिख लो कि पहले वाले लूप का जो रेडियस है दैट इज A1, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये जो है ये इस पॉइंट पर जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है सेंट्रल पॉइंट से वहाँ का डिस्टेंस जो है उसी को तो R बोलते हैं ना, तो ये R कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.03 मीटर, 0.04 मीटर। अब इधर आ जाओ, इसका रेडियस कितना है भाई A2 4 सेंटीमीटर, 0.04 मीटर। इसका रेडियस कितना है R2, रेडियस क्या है सॉरी, इसका डिस्टेंस कितना है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 0.03 मीटर। अब उस तरफ कर रहा हूँ आगे, I1 कितना दिया है 1 एम्पियर, तो लिखिएगा 1 एम्पियर, और A1 कितना है 0.03, तो लिखिए 0.03 का स्क्वायर। ये हो गया I1 A1 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में R1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर, 0.04 का स्क्वायर प्लस 0.03 का स्क्वायर। और इसकी पावर 3/2 इज इक्वल टू I2 मेरे को निकालना है, तो लिखिएगा I2 मल्टीप्लाइड बाई A2 कितना है 0.04, तो 0.04 का स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, तो R2 कितना है 0.03, 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर, ये क्या है A2 0.04 पावर 3/2। जरा देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम नजर नहीं आ रहे क्या? ठीक है, 0.04 का स्क्वायर प्लस 0.03 का स्क्वायर पावर 3/2, 0.04 का स्क्वायर प्लस 0.03 का स्क्वायर पावर 3/2, आंसर आउट। इसका पूरा डिनोमिनेटर, इसका पूरा डिनोमिनेटर खत्म। तो ये मेरे पास बचा बेटा 0.03 का स्क्वायर, तो क्या है एक तरह से 3/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाई
4/100 का स्क्वायर, यही तो बचा। 9/1, 2, 3, 4 इज इक्वल टू I2 इंटू 16/1, 2, 3, 4। इससे इसको काटो तो I2 कितना बचा 9/16 विच इज 0.56 एम्पीयर। ठीक है, ये आपका आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन माइनस में आ रहा है सेम। माइनस में पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि तुमने फंडा लगाया होगा कि दोनों को ऐड करके 0 के बराबर कर दिया। ठीक, अगर ऐड करना है तो एक का डायरेक्शन ऐसे, एक का डायरेक्शन ऐसे है, तो दोनों का आपने प्लस ले लिया होगा, तो एक को माइनस ले लो, तो वो माइनस माइनस अपने आप ही नलीफाई हो जाएगा, प्लस कर देगा एक दूसरे को। समझ गए मेरी बात? ठीक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का एक का डायरेक्शन ऐसे है और एक का डायरेक्शन ऐसे। ठीक है जी, चलिए भाई फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके बाय।